हाय गाइस, कैसे आप सब। और चलिए डिस्कस करते हैं 23 अगस्त के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को। तो पहला जो हमारा न्यूज़ है वो ये है कि बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इस दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, इन दोनों के बीच में टसल चल रहा है। ठीक है, टसल किस बात को लेके चल रहा है? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो ये कह रही है कि हमें पावर चाहिए ताकि हम जो ट्रांसफर है सर्विस में वो कर सके। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं डिटेल में कि पूरा मामला क्या है। और इसके लिए पिटीशन डाला गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए हम डिटेल में पूरा टसल को एक बार बैकग्राउंड भी देखेंगे कि कैसे क्या था। ठीक है, और पहला हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। ये बताया जाता है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आर्टिकल 239 AA को इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और ये बताया गया कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी एलजी के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जो कि वर्क करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये बोला गया। ठीक, आगे चलते हैं। LG has to work on the aid and advice of the Council of Ministers on important matters except पुलिस, पब्लिक एंड लैंड। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको ध्यान से याद रखिएगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एड एंड एडवाइस पे काम करेगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। बट तीन एक्सेप्शनल काम है या फिर फील्ड है जहाँ पे वो इनके बात को मान सकता भी है और नहीं भी मान सकता। ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, वो तीन कौन सी फील्ड है? पहला पुलिस है, दूसरा पब्लिक है, और तीसरा लैंड है। यही रीजन है कि जो दिल्ली में पुलिस होती है वो सेंटर के हाथों में होती है, ना कि जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है उनके हाथों में। ठीक है, बट एलजी कैन हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे उसको मानना ही एलजी को। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो केस चला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, जो फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है वो उसको सबको मानना होता है। ठीक है, चलिए ये टसल बहुत दिनों से चल रहा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट आए हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। The Supreme Court said that the Delhi Lieutenant Governor cannot act independently and must take advice of the Council of Ministers। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे। ठीक है, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उनके एड एंड एडवाइस को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से जो एलजी है वो काम करेंगे। The Supreme Court has restored the primary role played by the representative government। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल डिसीजंस बाय दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एलजी, बट दैट डजंट मीन हिज कंकरेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी डिसीजंस दिल्ली गवर्नमेंट लेती है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, इसको आप कम्युनिकेट करेंगे एलजी को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एलजी के कंकरेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, the LG has no independent authority to take decision except in matters under Article 239 outside the purview of the government। मीन्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि ये तीनों जो है पुलिस, पब्लिक और लैंड, ये एलजी के हाथों में होता है। और मीन्स ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और एलजी किसके अंडर काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, और except for issue of public police land, the LG bound by the aid and advice of the council of ministers। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि इन तीनों को छोड़ के जो एलजी हैं वो बाउंड रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। The court said the LG cannot act as obstructionist and can refer issue to the president only in the exceptional matter and not in general rule। ये भी पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एलजी जो है हर मैटर में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करेंगे। अगर कोई इशू है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, तो आप प्रेसिडेंट को केस ट्रांसफर होगा और प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर होगा वो मानना होगा सबको। ठीक है, द गवर्नमेंट नीड टू ऑब्टेन एलजी concurrence in every issue day to day governance। ओके, the national capital enjoy special status and is not a full state, it's a union territory। ठीक है, the role of LG is different than the governor। Okay,
In the case of differences of opinion, the LG and the NCT government should act with the constitutional morality and trust for each other. ठीक है, तो ये सारी बैकग्राउंड हमने देखा यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है वो भी देखा। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन द यूटी गवर्नमेंट और द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड बिटवीन द एलजी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि पार्लियामेंट पैनल समन फॉर टेक जाइंट्स। जो पार्लियामेंट पैनल है वो जो बड़े बड़े टेक जाइंट है उनको समन किया है। Basically, the Standing Committee on the Finance has summoned top executives like Amazon, Twitter, Netflix, Google, Apple, Microsoft on the subject of anti-competitive practices in the digital market. ठीक है, means they are performing the anti-competitive practices, and to maintain the competition in the market, there is a body called CCI, means the Competition Commission of India, and they are also forming a new bill, ठीक है, which is right now in Lok Sabha. Okay, then we will study what is Competition Commission of India. It is a very important topic for the prelims point of view. तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीसीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ध्यान से आप इसको नोट डाउन करिएगा, यही क्वेश्चंस आते हैं और आप इनको ध्यान नहीं देते। जो सीसीआई है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेब्लिश अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2002 में। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। It deal with the fair and healthy competition in economic activities of the country। मीन्स जो कि भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो फेयर हो, हेल्दी हो, ना कि किसी एक कंपनी का पूरा डोमिनेंस हो। ठीक है, it is to act as an antitrust watchdog and ensure there is no abuse of dominant position in the market। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Why there is a need of CCI means protection against market distortions, means market में कोई distortion ना हो, फ्री इंटरप्राइजेस सिस्टम का प्रमोशन हो सके, इंश्योर नो abuse of dominance by big players in the market, means company like Netflix, Apple should not dominate the other small players। Okay, a promotion of domestic industries, establishment of a regulative control over economic activities। Okay, what is the composition of CCI? It's a quasi-judicial body. It's a statutory body, and again it's a quasi-judicial body, which one of is the chairperson and 6 other members। quasi-judicial body वो होती है जो कि मोस्टली एक रिटायर्ड जज के द्वारा की जाती है, जिसके पास कुछ पावर्स होते हैं, सिविल पावर्स अगर बोले तो। ठीक है, उसको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। There will be appointed by the they will be appointed by the central government। ठीक है, अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। The chairperson and the member shall be the person of ability, integrity and standing, qualified to be the judge of the high court। मीन्स ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। पहली बात तो इसको हेड कौन करेगा? रिटायर्ड और सर्विंग जज होते हैं वो लोग हेड करते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव सिविल पावर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा गया। ठीक है, means they are also knowledge of professional experience not less than 15 years in the international trade, economic, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, and many more। Okay, what is the function of CCI? We have already discussed, but in brief, we will again discuss it. Eliminate practice that have adverse impact on the competition, secure the interest of consumer and welfare, undertake the competition advocacy, create public welfare awareness, and imparting training on the competition issue, ensure a smooth alignment of sectoral regularity laws and competition law. And so foreign companies abide by the country competition law. It guarantees that no enterprises abuse their dominant position। We have already discussed all this. Then why will we will wasting our time here? Okay, our next news is Maoist threat is one of the vain by Amit Shah। बेसिकली ये हुआ कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, आप एक चीज नोट करिएगा कि मैं जनरली कभी भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर के नाम नहीं लेता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर
यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम सिर्फ एक यूनियन मिनिस्टर या यूनियन होम मिनिस्टर इनको कहेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। एज एन आईएएस ऑफिसर आपको हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने रिसेंटली एक जो जोनल काउंसिल है उसको हेड कर रहे थे, और वहां पे इन्होंने बताया है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो काफी कम हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज जोनल काउंसिल एंड व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जोनल काउंसिल आपका जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर स्टेचुटरी बॉडी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आप इसको एकदम याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, established by the Act of Parliament, State Organization Act 1956। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन इट। The Home Minister of the Central Government is the common chairman of for all zonal council, means जितने भी zonal council है बेसिकली ये एक जोनल काउंसिल एंड 5 अदर्स, ठीक है। तो सबके जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अदर मेंबर इंक्लूड लाइक द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इंक्लूडेड इन ईच जोन एक्ट एज वाइस चेयरमैन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पहली बात तो सभी स्टेट के जो सीएम होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन कौन होता है, तो होम मिनिस्टर होते हैं सबके। For that zone by rotation, each holding office for a period of 1 year at a time. Chief Minister and 2 other ministers as nominated by the governor, each from the state and 2 other from the UT। uh, चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये जो क्रिएट हुआ था बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। तो जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल था वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के तहत बनाया जाता है, ठीक है। इट मेंबर्स आर असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ये सारी जो स्टेट हैं वो मेंबर है नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल की, ठीक है। आगे देखते हैं। दे आर द एडवाइजरी बॉडीज, ये भी याद रखिएगा। their decision is not binding, means they are the advisory body that make recommendation with regard to any matter of common interest in the field of economic, social planning between the center and the state, border dispute, linguistic minorities, interstate transport and many others, ठीक है। मीन्स ये एक एडवाइजरी बॉडी है और एडवाइस देती रहती है सेंट्रल और स्टेट को रिलेटेड टू दिस ऑल फील्ड्स, ठीक। 5 अलग और जोनल काउंसिल होते हैं, ठीक है, और उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं ये देखेंगे। तो नॉर्थ जोनल काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग आ सकता है। सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है बॉम्बे यानी मुंबई। साउदर्न जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पहली बात तो स्टेचुटरी बॉडी है हेडेड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक अलग है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये कि एक एडवाइजरी बॉडी है। चलिए अब देखते हैं, उन्होंने जिक्र किया है जो होम मिनिस्टर साहब हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काफी कम हुआ है। तो व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? ये इंटरनल सिक्योरिटी फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सल इंसर्जेंसी इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन द 1967 फ्रॉम द नक्सलबारी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बेसिकली एक जगह होती है, एक गांव अगर कहें तो उसका नाम है नक्सलबारी। वहीं से नक्सलिज्म या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बेसिकली क्या बोले तो ओरिजिनेशन होता है। और कब होता है, तो ये 1967 में होता है। बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। They are the group of people who believe in the political theory derived from the teachings of the Chinese political leader Mao Zedong, ठीक। बेसिकली ये जो चाइना के पॉलिटिकल लीडर थे माओ जेडोंग, इनसे ये लोग, इनकी जो आइडियोलॉजी थी या थियरी थी, इससे ये लोग काफी प्रभावित थे, ठीक है। The Naxals strongly believe that the solution to social and economic discrimination is to overthrow the existing political system।
The crux of the story is that they have their different ideology and they are not believing in the existing political system or the existing political government. Okay. What are the causes of left-wing extremism in India? तो चलिए देखते हैं. Inequitable development, मीन्स डेवलपमेंट बहुत कम है इन एरियाओं में. और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बात की जाए किस साइड में ज्यादा है इंडिया के, तो छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया, ये सारे एरियो में जो नक्सलाइट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं. कुछ उड़ीसा के पार्ट्स में भी है. ठीक है. तो उस एरिया में डेवलपमेंट का अभाव है. ठीक है. द फेलियर ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, स्पेशली लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आफ्टर इंडिपेंडेंस, मीन्स वहां पे जो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन है आजादी के बाद वो हुआ ही नहीं है. सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्पेयर अबाउट द फ्यूचर, डिसऑनेस्ट एंड सेल्फ सर्विंग डोमिनेंट ग्रुप है वहाँ पे. पॉलिटिकल डिप्राइवेशन है, लीडिंग टू द होपलेसनेस और द सेंस ऑफ पावरलेसनेस. मीन्स देखिए बेसिकली उन लोग को एक कॉन्टेक्टलेस फील होता है गवर्नमेंट के साथ. कोई कांटेक्ट नहीं, कोई अपनापन फील नहीं है, और ऊपर से उनका एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है. एंड ब्रेन वॉश करके उनकी एक अलग आइडियोलॉजी सेट कर दी जा रही है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज वर्किंग राइट नाउ. ओके. Lack of title to the public land cultivated to the landless poor, governance deficit, means there is no governance there in the remote part of the Red Corridor region. Lack of food security, corruption in the PDS system, which are often non-functional. Means food security भी नहीं है, PDS system वो भी नहीं काम कर रहा है. Disruption of traditional occupation and lack of alternative work opportunity, displacement of people, eviction from lands traditionally used by tribals, में जो उनका लैंड है वहां से उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है. तो ये भी एक रीजन है. डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड लैक ऑफ अल्टरनेटिव वर्क अपॉर्चुनिटी, मीन जो उनका एक ट्रेडिशनल या परंपरागत कार्य वो करते थे उनसे उनको निष्काती मीन्स वहां से उनको बहिष्कार करके और उसके जगह पे उनका कोई एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जा रही है. फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये सारी ऐसी चीजें होती हैं कि दे आर इमोशनली ब्रोकन बाय दिस डिस्प्लेसमेंट caused by mining, irrigation and power projects without the adequate arrangement for rehabilitation. ठीक है. लाइवलीहुड वर लॉस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा. फोर्सफुली जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है उनके जगहों से, क्यों डिस्प्लेस किया जाता है कि या कोई माइनिंग करना है वहाँ पे, इरिगेशन है, कोई पावर प्रोजेक्ट्स बैठाना है, और डिस्प्लेस करने के बाद उनको रिहेबिलिटेट भी नहीं किया जाता है, कोई लाइवलीहुड भी नहीं दी जाती है. तो ये सारे रीजन है. लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन बाय पब्लिक पर्पसेस, जो उनके भी लैंड है वो जो पब्लिक वहाँ पे पब्लिक यानी गवर्नमेंट जो काम कर रही है लैंड एक्वायर करती है. ठीक है. उसका कोई कंपनसेशन उनको नहीं मिलता है. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल्स, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, prohibition transfer and tribal land to non tribal lands in the fifth schedule area. फिफ्थ शेड्यूल में भी जो भी प्रावधान बने इनके लिए वो भी अच्छे से लागू नहीं किए जा सकते हैं वहाँ पे. नॉन रेगुलराइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड राइट्स अंडर FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, हैस्टी रिजेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट टू ट्राइबल, मीन्स कोई उनके लैंड का ग्रांट भी नहीं मिलता. वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इंटरनल सिक्योरिटी से, मेंस में ये सारे काम आएंगे. वे फॉरवर्ड अगर देखा जाए क्या है, तो विनिंग द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स will lie at the core of the counter-insurgency strategy. मीन्स उनके दिल और दिमाग को अगर हम जीते या फिर अदर भी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं तो ये काफी हेल्प करेगा इंसर्जेंसी को काउंटर करने में. इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ द रोड, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल. वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं. टू एनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट विल हेल्प मॉइस्ट प्रोपोगंडा, द इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी. ये सारी बातें जो हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट एक पॉजिटिव, देखिए गवर्नमेंट तो पॉजिटिव स्टेप्स ले ही रही है, बट देर इज नीड मोर टू गो, देर इज मोर माइल टू गो फॉर द गवर्नमेंट. एंड देर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द
small officials which are serving there, they should also play a very prominent role to achieve the dream which is right now the dreaming by the government of India। ठीक है, तो उनका भी बहुत, क्योंकि वो एक ब्रिज की तरह वर्क करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मीन्स द नक्सलाइट। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से गवर्नमेंट कोई स्कीम, सपोज करें ये गवर्नमेंट है, कोई स्कीम है और ये नक्सलाइट को जाना है, तो बीच में यही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है यही तो वर्क करेंगे, बट यही अगर सही से वर्क नहीं करेंगे तो इनके पास वो सुविधाएं पहुंचेंगी नहीं, वो वेलफेयर स्कीम्स पहुंचेंगी नहीं। तो इनका जो आइडियोलॉजी है वो वही का वही रहेगा। अगर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है इनके पास पहुंचती हैं तो इनका जो एक सेंस है, एक सेंस ऑफ वननेस है, वो बढ़ेगा गवर्नमेंट के तरफ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, जो कि वहाँ पे लोकल ऑफिशियल्स हैं एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और टोमेटो फ्लू नाम का एक और कहे तो वायरस या फिर बीमारी आई है जो कि बच्चों को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। चलिए देखते हैं व्हाट इज टोमेटो फ्लू। टोमेटो फीवर है एक रेयर कॉन्टेगियस डिजीज है ऑफ वायरल नेचर इन ह्यूमंस हुज ओरिजिन्स आर येट नॉन नो। Sorry, medical experts have opined that it might be after affected of dengue और चिकनगुनिया। ठीक है, इनका एक तो ये कॉन्टेगियस डिजीज है और ओरिजिन क्या है पता नहीं है, और जो एक्सपर्ट है वो ये बता रहे हैं कि ये डेंगू और चिकनगुनिया होने के बाद ज्यादातर हो रहा है। इट्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द टोमेटो शेप रेड रैसेस, क्योंकि ये टोमेटो शेप का रेड लाल कलर का रैसेस हो जा रहा है टोमेटो की शेप का, इसलिए इसको टोमेटो फ्लू बोला जा रहा है। ठीक है, द फ्लू सैड टू अफेक्ट चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, में जो बच्चे 5 साल से कम है उनको ज्यादा हो रहा है। सिम्टम्स क्या क्या, रैसेस, डायरिया, डिहाइड्रेशन, in certain cases decoloration of hands and knees also have been observed। treatment क्या है, this flu is a self limiting one and there is no specific drug for this cure। okay, and now this is also very important topic for the pre as well as mains point of view। तो रिसेंटली यूएनएससी की मीटिंग होती है और इंडिया वहाँ पे ये बोलता है कि every country should respect the sovereignty of each other country। ठीक, तो बेसिकली यूएनएससी में जो भी मीटिंग होती है तो इंडिया टेररिज्म पे हमेशा मुद्दा उठाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि व्हाट इज यूएनएससी। यूएनएससी मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय द यूएन चार्टर एक्ट 1945, इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन। मीन्स यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 अदर्स जो हैं उनका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। ये पांचों को आप याद रखिएगा। ठीक है, और it's primarily responsible to work and maintain the international peace and security। basically internationally ये peace और security को maintain करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली इनके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। मीन्स अगर उस पांचों मेंबर में से कोई एक मना कर दिया किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी अदर कंट्री के मेंबरशिप के लिए, तो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट या फिर मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट पे फाइनल साइन कराना है या फिर किसी को मेंबर बनाना है, 5 परमानेंट मेंबर के अंदर अगर किसी को ऐड ऑन करना है तो पांचों की सहमति चाहिए। ठीक है, ये परमानेंट होते हैं। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 years टर्म। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, द 5 परमानेंट मेंबर्स आर द यूनाइटेड स्टेट्स, द रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड द यूके। आप याद रखिएगा। तो 5 जो परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया, फ्रांस है, चाइना एंड यूके है। ठीक है, यहाँ पे जापान नहीं, क्वेश्चन आ जाते हैं।
कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली कई बार आवाज उठी है कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर के अंदर लाना चाहिए, बट चाइना ऑल्सो हैव द वीटो पावर, और हर बार ऑब्स्टेन कर देता है चाइना, और ये मानता नहीं है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर हो यूएनएससी का, ठीक है। इंडिया जो है वो 8 टाइम बोले तो मेंबर बन चुका है, ठीक है, इसका, लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं बना। हैज एंटर्ड द यूएनएससी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, लास्ट ईयर 2021 में बना था। विल स्टे ऑन द काउंसिल फॉर द 2 years लाइक 2021 to 22। बेसिकली अभी भी जो प्रेसिडेंसी नॉन परमानेंट मेंबर का वो देख रहा है वो इंडिया है। Each year, the General Assembly elects 5 non-permanent member out of 10, ठीक है, for the 2-year term. The 10 non-permanent member are distributed on the regional basis, means हर एक कॉन्टिनेंट से या फिर रीजन से नॉन परमानेंट मेंबर्स को लिया जाता है। The council presidency is a capacity that rotates every month among its member on the basis of alphabet. मीन जो प्रेसिडेंसी होती है, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर में जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर महीने रोटेट करती है कंट्री के अल्फाबेट के हिसाब से, ठीक है। सॉरी, 15 मेंबर में जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है हर महीने में, और कंट्री के अल्फाबेट नाम के हिसाब से रोटेट करती है, ठीक है। जैसे इंडिया है, उसके पहले चाइना है, तो चाइना का पहले आएगा, इंडिया का बाद में आएगा, ऐसे। इंडिया और यूएनएससी का डायरेक्ट रिलेशन देखें तो इंडिया began its 2-year tenure as a non-permanent member of the United Nations Security Council on January 1 to 2001 2021. It's for the 8th time that India has assumed this position. मीन्स इंडिया जो अपना नॉन परमानेंट मेंबर का टेन्यूर शुरू किया था जनवरी 2021 में शुरू किया था। 8 बार हो चुका जो इंडिया ने नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का। इंडिया वॉज नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 1950 से 51, ये सारे डेट दिए गए कब कब ये नॉन परमानेंट मेंबर बना है। लेटेस्ट अगर देखें करंट तो 2011-12 में था, इसके बाद डायरेक्ट 2021-22 में इंडिया बना, ठीक है। इंडिया टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑन अगस्त 2021। Presidency entails the presiding power of the council meetings, coordinating action, deciding the content of the UNSC debate and many more। तो ये सारी बातें हैं कि जो भी यूएनएससी में डिबेट्स वगैरह होगा, जो प्रेसिडेंसी कंट्री करती है वही डिसाइड करती थी। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यूपीआई फाइनेंस मिनिस्टर यूपीआई स्टैंड्स फॉर ग्राउंड टसल बिटवीन द बैंक एंड द पीएसबी। द गवर्नमेंट स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिंगिंग बैक चार्जेस ऑन द यूपीआई ट्रांजैक्शन, ठीक है। This create a tussle between the banks and the not permanent banks, नॉन बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। बेसिकली क्या है कि जो चार्जेस ट्रांजैक्शन पे लिया जा रहा है यूपीआई से, उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई गई। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज यूपीआई। प्रीलिम्स के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, और जीएस पेपर थर्ड से भी ये काफ़ी ताल्लुकात रखता है, ठीक है। तो यूपीआई इज़ एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, मीन्स रियल टाइम में इससे पेमेंट आप कर सकते हैं। allowing यूजर टू ट्रांसफर मनी ऑन द रियल टाइम बेसिस अक्रॉस मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। दो चीज इंपॉर्टेंट मिल गई आपको, पहली बात तो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, दूसरा मल्टीपल बैंक अकाउंट्स आप अपलोड या सॉरी कनेक्ट कर सकते हैं एक ही मोबाइल फोन के अंदर विदाउट रिवीलिंग डिटेल्स ऑफ वन बैंक अकाउंट टू द अदर पार्टी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। एक ही फोन के अंदर पहली बात तो बहुत सारे एक बैंक अकाउंट हो सकते हैं, और आपको डिटेल भी रिवील करने की जरूरत नहीं है दूसरे पार्टी को। यूपीआई इज करंटली द बिगेस्ट अमंग द एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेटेड सिस्टम्स इंक्लूडिंग नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आई इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, रुपे एक्सेट्रा। द टॉप यूपीआई एप्स अगर देखें तो पेटीएम, फोन पे, गूगल, अमेजोन पे एंड भीम, द लेटर बीइंग द गवर्नमेंट ऑफरिंग। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये हो गया कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, दूसरा मल्टीपल बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं एक ही टाइम पे, और बिना थर्ड पार्टी को अपना डिटेल रिवील किए हुए, ठीक है। इसको देखता कौन है तो एनपीसीआई का ये एक बिगेस्ट ऑपरेशन है, ठीक है। व्हाट इज भीम, तो भीम इज अ भारत इंटरफेस फॉर मनी, इज अ
India's digital payment application that works through UPI, a system that powers a multiple bank account in a single mobile application. ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे बैंक अकाउंट लिंक हो सकते हैं। और भीम जो है एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जो कि वर्क करता है थ्रू यूपीआई। ठीक, तो यूपीआई हम ऊपर देख लिए। भीम यहाँ देख रहे हैं, डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। ठीक है, अलाउ रियल टाइम फंड ट्रांसफर, लॉन्च इन 2016 में। भीम 2000 सॉरी एनपीसीआई ये था जो है इसको हेल्प करता है, ठीक है, पेमेंट को ट्रांसफर करने में। और लॉन्च ये हुआ था 2016 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ और क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 1 एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट भी। ठीक है, हमारे जो लोकसभा की स्पीकर साहब है ओम बिरला, वो मैक्सिको गए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद की स्टैचू है और पांडुरंग खनखोजे की स्टैचू है उसको अनवील किया है। तो चलिए हम देखते हैं कि पांडुरंग खनखोजे कौन थे, ठीक है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो चलिए एक डिटेल में मैंने अटैच कर रखा है इनके बारे में। जो पांडुरंग खनखोजे थे वो बॉर्न हुए थे वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, 19th सेंचुरी में इनका बर्थ होता है। पांडुरंग खनखोजे केम इन कांटेक्ट विद अदर रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, as a student, Kankoje was the ardent admirer of the French Revolution of the and of the American War of Independence. And he was very closer to the home that Hindu reform like Swami Vivekananda and his Arya Samaj movement, ठीक है, which called for a spirit reform and social change, become a hero or to a young student group led by Kankoje. ठीक है, ये सारी बातें बताई जाती है कि 19th सेंचुरी में ये महाराष्ट्र में पैदा होते हैं। उसके बाद ये बहुत बड़े एडमायरर होते हैं फ्रेंच और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं हिंदू रिफॉर्मर लाइक स्वामी विवेकानंद के करीब, और वहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ये सोचते हैं फिर सोशल चेंज लाने के लिए। ठीक है, एज ए यंग स्टूडेंट्स इनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि अब मैं कैसे एक सोशल चेंज ला पाऊंगा। तो उसी के लिए खनखोजे डिसाइड करते हैं कि वो अब्रॉड जाएंगे और वहाँ पे वो एक मिलिट्री वगैरह की ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, at this time, the British government suspicions him were also growing due to the anti-government activities. छोड़ने से पहले वो बाल गंगाधर तिलक से मिलते हैं, ठीक है, जो कि उन्हें इंस्पायर करते हैं काफ़ी। तिलक साहब उनको एडवाइस करते हैं कि जापान जाएं वो, विच वॉज इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंटी वेस्ट imperialist फोर्स दैट। बेसिकली क्या था कि 90s के टाइम जो जापान था वो एंटी वेस्ट था। ठीक है, तो इसलिए जो तिलक साहब एडवाइस करते हैं कि आप पांडुरंग आप जापान जाइए, वहां से आप कहीं और जा सकते हैं। After spending time with the nationalists from Japan and China, Kankoje eventually moved to the US, where he controlled in college as enrolled इन कॉलेज एज ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ से उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है जब जापान और चाइना से वो यूएस जाते हैं और वहाँ पे एक एग्रीकल्चर फील्ड में एक स्टूडेंट बनते हैं। तो एक साल के बाद ही ज्वाइन माउंट टमलपिस मिलिट्री एकेडमी इन कैलिफोर्निया टू फुलफिल हिज ओरिजिनल पर्पस ऑफ लिविंग इंडिया। बेसिकली ये जाते हैं वहाँ एग्रीकल्चर में एडमिशन तो ले लेते हैं, बट साथ ही जो माउंट टमल पीस मिलिट्री एकेडमी कैलिफोर्निया में होती है वहाँ भी ये एडमिशन लेते हैं, जो इनका ओरिजिनल पर्पस होता है। व्हाट वाज हिज एसोसिएशन विथ हिज इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मीन्स किस किस एसोसिएशन से ये जुड़े हैं या फिर मेंबर थे। तो खनखोजे वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गदर पार्टी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हो जाते हैं, आप याद रखिएगा कि ये एक मेंबर हैं गदर पार्टी के। बेसिकली गदर पार्टी नाम दे दिया जाता है और मेंबर्स के नाम दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, स्टेब्लिश बाय द इंडियन लिविंग अब्रॉड इन 1940, मोस्टली बिलोंगिंग टू द पंजाब। मीन्स पहली बात तो खनखोजे जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे गदर पार्टी के। इंडिया में नहीं फॉर्म हुआ था, बाहर बना था, और फॉर्म कब हुआ था तो 1914 या 1914 में बना था। मोस्टली यहाँ इसमें जो लोग थे वो पंजाब के थे। ठीक है, its aim was to lead a revolutionary fight against the British in India, means
एंटी ब्रिटिश ये जो पार्टी थी, मीन्स ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। वाइल इन द यूएस कनकोजे मीट लाला हरदयाल एंड इंडियन इंटेलेक्चुअल टीचिंग एज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जो खनखोजे साहब थे वो यूएस में लाला हरदयाल से भी मिलते हैं, ठीक है। लाला हरदयाल had begun a propaganda campaign publishing a newspaper that featured patriotic song and articles in the vernacular language of India. This was seed from which the Ghadar party would emerge. लाला हरदयाल का भी भारत के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग और आर्टिकल्स जो थे अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज, मीन्स जो हमारा भाषा था उसमें प्रकाशित करते थे, जो कि एक आज़ादी की लौ जगाती थी उस समय जो रिवॉल्यूशनरी थे उनके अंदर, ठीक है। ये मैंने उनकी एक पिक लगा रखी है। बेसिकली वो जो पांडुरंग खनखोजे हैं, ये एक गदराइट रिवोल्यूशनरी एंड हीरो ऑफ मैक्सिको, और इनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे थोड़ी बात हुई है बेसिकली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वो रेड फोर्ट पे इस बार लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अनसंग विमेन वॉरियर्स एज अ सिंबल फॉर द फ्यूचर, ठीक है, वीरांगनाज ऑफ द नेशन उन्होंने बोला। मीन्स वीरांगनाज मीन्स होता है वीमेन वॉरियर। उन्होंने कुछ वीमेन वॉरियर के बारे में बताया जो कि ऐसा कहें कि वो विलुप्त हैं या फिर उनके बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता है, ठीक है। जैसे ये बोले कि हिडन जेम है वो, ठीक है। तो उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो ये सारी चीजें वहाँ पे बताते हैं कि उनका भी जो कंट्रीब्यूशन था भारत को आज़ादी दिलाने में वो बहुत बड़ा है, और उसको हमेशा इंसान याद करेंगे, या फिर आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो याद करेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा सिंबल है वीरांगनास का, जो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म उन्होंने शो किया है, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं। बेसिकली एक नाम दे दिया जाता है और उनका कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है जीएस पेपर 1 में, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला इन्होंने बोला, जैसे कुछ नाम इन्होंने बताए, जैसे प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट नॉट ओनली टू सेलिब्रेटेड वीमेन बट आल्सो टू द अनसंग वीरांगनाज, मीन्स जो गुमनाम वीमेन वॉरियर थी या गुमनाम वीरांगनाज थी, उनके भी नाम लेते हैं और उनके बारे में भी लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं, ठीक है, कि इनका भी बहुत अहम योगदान रहा है हमारी आज़ादी के उस लड़ाई में, ठीक है। तो पहली जो थी उन रानी लक्ष्मीबाई, एक फर्स्ट वीमेन वॉरियर ऑफ द वॉर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो यहाँ से आप याद नोट डाउन कर लीजिएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई वॉज द फर्स्ट वीमेन वॉरियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं कि बेगम हजरत महल ने भी बैटलफील्ड में बहुत लड़ाइयाँ की भारत की आज़ादी के लिए। अग्नि ऑफ इंडिया जाने जाने वाली दुर्गावती देवी का भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इंडिपेंडेंस में, और वो एक्टिव मेंबर हैं HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि 1926 में इसका नाम चेंज करके बनता है, और काफ़ी जो एसोसिएशन है अच्छा काम करता है अगेंस्ट द ब्रिटिश और इंडिया को आज़ादी दिलाने में, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये बेसिकली भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों से भी इन काफ़ी जुड़ी रही। इंडिया को आज़ादी दिलाने में इनका भी योगदान बहुत अहम था। आगे इन्होंने डिस्कस किया झलकारी बाई के बारे में, ठीक है, उन पे भी इन्होंने प्रकाश डाला और इनकी ब्रेवरी के बारे में बताया। और कुछ दलित जो रिवोल्यूशनरी थी या फिर वीरांगनाज थी उनके बारे में बताते हैं, जैसे कि झलकारी बाई हो गई, उड़ा देवी हो गई, ठीक है, जो कि अवध की थी, और आगे होती हैं आशा देवी गुरजारी। तो ये सारी एक दलित वीमेन थी जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अपने जानों यानी प्राणों की आहुति दे दी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं वीरांगनाओं के बारे में, और जो हमारी वीर विमेन जो थी उस टाइम की वीर विमेन वॉरियर अगर बोले तो ये गलत नहीं होगा।
तो चलिए देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई तो जो थी वो तो क्यों थी एक प्रिंसली स्टेट की जो कि झांसी में था। रानी लक्ष्मीबाई इज नोन फॉर द रोल ऑफ रिवोल्ट ऑफ द 1857। इनिशियल डेज में क्या हुआ कि उनका नाम जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था पहले मणिकर्णिका तांबे था 1835 में। शी मैरिड अ किंग ऑफ झांसी। द कपल अडॉप्टेड द सन बिफोर द किंग्स डेथ। मीन उनके हस्बैंड या किंग की डेथ होती है वो एक एडॉप्टेड सन रखी होती है। बाद में ब्रिटिशर्स ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नीति लाता है उसके तरफ ये कहते हैं कि आपका खुद का संतान अगर है तो आप मीन्स राजा या रानी अपने बने रहते हैं। अगर आपके खुद के सन नहीं है मीन्स लीगल हायर नहीं है फिर अडॉप्टेड है तो आपको अपनी जो गद्दी है वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है यही सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक। शी वॉज बाउंडेड इन द कॉन्वेंट नियर ग्वालियर फूलबाग वेयर शी लेटर डाइड। सर हु ग्रोज हु वॉज commanding the British army is known as described the personable, clever and one of the most dangerous Indian leader। इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक ये चीज हो गया। पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इनका जो राज्य था उसको छीना जा रहा था क्योंकि लीगल हायर नहीं था एडॉप्टेड सन था। ठीक। दूसरा इम्पोर्टेंट था कि उस समय वहाँ ऑफिसर कौन था तो सर ह्यूज रॉस। ये इम्पोर्टेंट रखिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग भी होता है जहाँ रानी या फिर झांसी की रानी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा और दूसरे साइड आपको ह्यूज रॉस होगा या फिर कोई और इंग्लिश गवर्नर के नाम दे दिए जाएंगे और मैच द फॉलोइंग यूपीएससी कराती है। ठीक है तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है तो नाम याद रखिएगा कि हराता कौन है उस टाइम वहाँ पे ऑफिसर होता कौन है तो ह्यूज रॉस होता है। चले रहते हैं हुआ बेगम हजरत महल। तो अब जो बेगम हजरत महल थी वो बेगम थी अवध की। ठीक है अवध यूपी के अंदर है। वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह। ठीक है वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी एंड द रेजेंट ऑफ अवध फ्रॉम 1857 टू 1858। अगर फाइट के बारे में देखें तो नवाब ऑफ अवध अली शाह जो थे वो एक्साइल चले जाता कलकत्ता आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। बेगम हजरत जो होती हैं along with her supporters took on the British and wrestled control of Lucknow during the revolt of 1857। She was forced into a retreat after the colonial rules recaptured the area। ठीक है काफी योगदान रहा और लखनऊ को बचाने के लिए ये काफी अहम लड़ाइयाँ लड़ती हैं 1857 अकेले ही अपने सपोर्टर्स को लेके। तो आप याद रखिएगा बेगम हजरत महल लखनऊ के लिए फाइट की थी। ठीक है ये भी आ सकता है। ठीक है झलकारी बाई वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई का एक साथ यहाँ पे जिक्र किया जाता है। तो झलकारी बाई वॉज अ सोल्जर इन रानी लक्ष्मीबाई विमेंस आर्मी। ठीक है दुर्गादास जो झलकारी बाई होती हैं बेसिकली वो रानी लक्ष्मीबाई की सोल्जर आर्मी मीन्स एक ये कहें तो उनके आर्मी में एक हेड होती हैं झलकारी बाई। सी रोज टू बिकम एन वन ऑफ द क्यून्स मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर। ठीक है वो बहुत ट्रस्टेड एडवाइजर थी झांसी की और ये बहुत सपोर्ट करती है रानी लक्ष्मीबाई को ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है शी इज नोन फॉर पुटिंग हर ओन लाइफ एट रिस्क टू कीप द क्यून आउट ऑफ द हार्म्स वे। ठीक है ये चीज हम पहले ही डिस्कस किए हैं कि अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के वो रानी की जान या झांसी की जो रानी उनको बचाती हैं। लिगेसी अगर इनकी देखें क्या है तो टुडे द हिस्ट्री ऑफ हर वैल्यू रिकॉल्ड बाय द पीपल ऑफ बुंदेलखंड एंड शी इज ऑफन प्रेजेंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बुंदेली आइडेंटिटी। ठीक है बुंदेली आइडेंटिटी की एक रिप्रेजेंटेटिव है वो और उनकी कहानियों को अभी भी लोग याद करते हैं वहाँ पे। ठीक है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अमृत महोत्सव वेबसाइट मैंने दलित कम्युनिटीज ऑफ द रीजन लुक up to her as an incarnation of God and also celebrate Jalkari Bai जयंती every year in her honor। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। तो दुर्गा भाभी जो थी शी इज ऑल्सो नोन एज दुर्गावती देवी। अ, इनका क्या अहम योगदान रहा इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। वो शी वॉज ऑल्सो अ रिवोल्यूशनरी। ये भी एक रिवोल्यूशनरी थी और इन्होंने भी आर्म स्ट्रगल ज्वाइन किया अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल और द ब्रिटिश रूल। कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है इनका फ्रीडम में दिलाने में। तो दुर्गावती देवी जो बॉर्न होती हैं इलाहाबाद में 1907 एंड मैरिड टू द HSRA मेंबर कॉल्ड भगवती चरण वोहरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर थे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो इनका शादी होता है भगवती चरण वोहरा के और
Durgavati, along with other revolutionary, also ran a bomb factory in Delhi. ठीक है, जो दुर्गावती थी वो अदर रेवोल्यूशनरी के साथ एक बॉम्ब की फैक्ट्री चला रही थी दिल्ली में। अ मेंबर ऑफ द नौजवान भारत सभा, ठीक है, नौजवान भारत सभा का मेंबर भी थे। सी हेल्प भगत सिंह टू escape इन द disguise फ्रॉम द लाहौर आफ्टर द 1928 किलिंग ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स। ठीक है, सॉन्डर्स को जब भगत सिंह मार देते हैं तो जो दुर्गावती देवी होती हैं वो उनको भागने में हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए। और नौजवान भारत सभा भी इस्टेब्लिश किसने किया था? तो भगत सिंह ने इस्टेब्लिश किया था 1926 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर 1928 होगा। और ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी दैट फॉलो दुर्गावती एंड भगत सिंह पोजेज एज अ कपल एंड राजगुरु एज देयर सर्वेंट। ठीक है, ये तो एक कहानी थी। लेटर एज a revenge of hanging भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, she made unsuccessful attempt to kill the former पंजाब लॉर्ड हेली, पंजाब गवर्नर लॉर्ड हेली। चलिए देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट वीरांगना है वो है उडा देवी। ठीक है, ये भी एक वॉरियर थी इंडियन रिवेलियन में, जो कि 1857 में होता है। ये भी ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक जंग छेड़ देती हैं। उडा देवी बिलोंग्स टू द दलित कम्युनिटी। ये भी अवध से हैं जो कि यूपी में है। और सी ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट सेंटर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। सी इज सेड टू हैव अ फॉर्म विमेन बटालियन, ठीक है, कंप्राइजिंग मोस्टली दलित वीमेन पॉपुलरली नोन एज वीरांगना और वॉरियर वीमेन। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो उडा देवी थी उन्होंने एक वीमेन बटालियन बनाया था, और उन लोगों को, और जो कि सब दलित कम्युनिटी से थी, और उन लोगों को लेके वो एक रिवेलियन छेड़ देती हैं अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट हमारी वीरांगना है वो है आशा देवी गुरजारी। ठीक है, सी ऑल्सो फॉलो द सिमिलर ट्रेजेक्टरी एंड she was also a Dalit woman. She led women in a bid to restore the political and self-respect of the motherland. ठीक है, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया अपनी मातृभूमि और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने में और कायम करने में। सो here is all the news, and if you like the videos please subscribe this channel। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो को देख लेते हैं। और मैं जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं मैं एक एक आपके लिए यहाँ पे अटैच करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।